अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अरतुल साहब और उनके सिपाही एक समुद्र के किनारे पर पहुंच गए थे और एक कश्ती के इंतज़ार में थे। दूसरी तरफ आरिक बुका के आदमी ने सिरमा को कहा था कि कल के मिशन के लिए मुझे बहुत से आदमी चाहिए, और इसी दौरान एलबिलगे ने छुप कर उन दोनों को देख लिया था। इस किस्त के आगाज़ में उमर कबीले का मंजर सामने आता है। गुंदोगदो और तुर्गत नए सरदार के पास पहुँच गए थे। गुंदोगदो कहता है, हम यहाँ सरदार आला अरतुल साहब के नाम पर आए हैं तास्कुन साहब। हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं और दोनों कबीलों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने आए हैं। तास्कुन पे कहता है, मैं भी आपकी तरफ आने वाला था गुंदोगदो साहब। चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। मैं उमर कबीले में नया निज़ाम कायम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको आगाह करने के लिए आने वाला था। तुर्गत कहता है, जब तक आपका नया निज़ाम सरदार आला के निज़ाम को ख़राब नहीं करेगा हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन यह निज़ाम इंसाफ पर कायम होना चाहिए। तास्कुन पे कहता है, आप तसल्ली रखें तुर्गत साहब, हम अपने सरदार आला की वापसी के इंतज़ार में हैं। गुंदोगदो पूछता है, आप अरतुल साहब का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? तास्कुन पे कहता है, रियासत की तरफ से उमर कबीले को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। उमर कबीले ने कई साल टैक्स इकट्ठे किए हैं। यह सुनकर तुर्गत कहता है, टैक्स वाले मसले पर पहले भी दोनों कबीलों में मुखालफत हुई थी, इस मामले पर जोर देना अच्छा ख्याल नहीं है। तास्कुन पे कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं काम वक्त पर ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारी रियासत टैक्स का इंतज़ार कर रही है, यह मेरे हाथ में रियासत का फरमान है। गुंदोगदो कहता है, हम आपसे बेहतर जानते हैं कि रियासत का फरमान क्या होता है, लेकिन अगर आपने सरदार आला से मशवरे के बगैर कोई फैसला किया तो दोनों कबीलों के दरमियान मुखालफत जारी रहेगी और इस दफ़ा ये पहले से ज़्यादा बुरी होगी। दूसरी तरफ अरतुल साहब और सिपाही समुद्र के मज़ीद करीब जा रहे थे। वहाँ एक आदमी मौजूद था। वो अरतुल साहब को कहता है, हम बरके खान की शिकार वाली जगह के करीब ज़मीन पर उतरेंगे। अरतुल साहब कहते हैं, बहुत अच्छे, यह सफ़र कितना लंबा होगा? आदमी कहता है, हम कल सुबह तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ आपके लिए घोड़े तैयार होंगे। फिर अरतुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, 2 सिपाही घोड़ों के पास रुक जाएँ और बाकी रवाना होने के लिए तैयार हो जाएँ। इतने में कश्ती उनके करीब आने लगती है। दूसरी तरफ एलबिलगे वापस अपने कबीले में पहुँच जाती है और सिरमा को 2 सिपाहियों के पास खड़े देख कर काफ़ी हैरान होती है। सिरमा के जाने के बाद दोनों सिपाही भागने लगते हैं। एलबिलगे उन्हें रोक लेती है और पूछती है, खैर है, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक सिपाही कहता है, कल हमने एक तिजारती काफिले को खुशामदीद करना है एलबिलगे खातून। एलबिलगे कहती है, तो ठीक है, फिर आप खैर से जाएं। यह सुनकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। एलबिलगे दिल में कहती है, तो एक तिजारती काफिला है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके पीछे हकीकत को कैसे जानना है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कायल कबीले में गुंदोगदो कह रहा था, हमें तास्कुन बे का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एलबिलगे खातून। तुर्गत कहता है, उसने हमें रियासत का फरमान दिखाया और कहा कि वह जल्द टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देगा। फिर सलजान कहती है, आपके उम्मीदवार की बजाय ये आदमी कैसे उमर कबीले का सरदार बन गया? एलबिलगे कहती है, तास्कुन बे पहले से तैयार था, लाजमी वो आपके खिलाफ कोई मनसूबाबंदी कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि उसे ये जुर्रत किसने दी। इसी मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आयमा खातून पूछती हैं, क्या आपके कबीले में कोई मशकूक चीज़ हुई है बेटी? एलबिलगे कहती है, मुझे सिरमा पर शक है वालिदा। तास्कुन भी अकेला ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि सिरमा किसी ऐसे आदमी के साथ मिली हुई है जिसे हम नहीं जानते। आज वो छुप कर एक आदमी से मिली थी, वो आदमी बेकारी के बेस में था। तुर्गत कहता है, तो फिर वह लाजमी जासूस था। एलबिलगे कहती है, मैंने उस आदमी को पहले कभी इस इलाके में नहीं देखा, इसलिए हमें उस आदमी को जल्द तलाश करना होगा। वो हम सब के लिए ख़तरा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुर्गत कहता है, आप हमेशा सच और इंसाफ के साथ खड़ी रही हैं एलबिलगे खातून, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। एलबिलगे तुर्गत का शुक्रिया अदा करती है और फिर कहती है, मुझे पता चला है कि कल वो एक तिजारती काफिले को खुशामदीद कहने वाले हैं, लेकिन ऐसे किसी काफिले की आमद की तवक्को नहीं थी। तुर्गत कहता है, तो फिर कल हम उमर कबीले के करीब एक जाल बिछाएंगे, हम उन सिपाहियों का पीछा करेंगे, देखते हैं कि उनके पीछे कौन सा आदमी है। इतने में मलिक शाह एक आदमी को लेकर अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर गुंदोगदो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मैं कबीले से आया हूँ सरदार, सुंगर तेकिन साहब ने आपके लिए एक अहम खत भेजा है। फिर मलिक शाह खत लेकर गुंदोगदो को दे देता है। गुंदोगदो खत खोलकर पढ़ने लगता है और कुछ परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा कह रही थी, हमारे दोस्तों ने खबर भेजी है, वो उस मदद के बदले में हमारे सिपाही चाहते हैं और इसके बदले में वो हमें इनाम भी देंगे, हमें बहुत सारा सोना मिलेगा। तास्कुन पे खड़ा होकर कहता है, एक ज़हीन औरत के मुँह से सोने की बात, और मुझे क्या चाहिए? दूसरी जानिब काई कबीले में गुंदोगदो कहता है, मेरे बेटे अलतेके ने मंगोलों से लड़ाई की है। यह सुनकर सलजान सख्त परेशान हो जाती है। फिर गुंदोगदो कहता है, धुंधार उसके पीछे गया है, वहाँ काफ़ी अफरा तफरी थी,
सलजान कहती है, मंगोलों ने पहले ही मेरा एक बेटा छीन लिया है वालिदा, एक और बच्चे को खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुंदोगदो कहता है, परेशान मत हो सलजान, धुंधार उसे ढूंढने के लिए गया है, वो उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें सुबह सवेरे यहाँ से रवाना होना होगा क्योंकि मंगोल दोबारा कबीलों पर हमला कर सकते हैं, हमें तैयार रहना होगा। हाइमा खातून कहती हैं, तो तुम दोबारा दूर जा रहे हो बेटा। कुंदोगदो कहता है, आप परेशान न हो वालिदा, मेरे जाने के बाद जल्द धुंधार यहाँ आ जाएगा, वो आपको बहुत याद करता है। फिर कुंदोगदो तुर्गुत को कहता है, आप सुबह सवेरे एलबिलगे खातून के साथ रवाना हो जाना और दोनों मिलकर वो मसला हल करना। इसके बाद सुबह सवेरे का वक्त हो जाता है। सलजान और कुंदोगदो रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। सलजान कहती है, मुझे अपनी दुआ दें वालिदा। हाइमा खातून कहती हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटी। इसके बाद वो सब आपस में अलविदाई मुलाकात करने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब और उनके सिपाही समुद्र पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए थे। एक आदमी कहता है, आपके लिए घोड़े तैयार हैं अरतुल साहब, हमने बरके खान को आपके बारे में खबर भिजवा दी है, वह शिकार में मसरूफ़ हैं। अरतुल साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया, आगे हम खुद संभाल लेंगे। फिर वो आदमी चला जाता है। बामसी कहता है, बहुत अरसा पहले हम समुद्र पार करके मंगोलों के पास गए थे सरदार। अरतुल साहब कहते हैं, बरके खान मंगोलों जैसे नहीं हैं, हम उन्हें एक ईमानदार मुसलमान के तौर पर जानते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, बरके खान का एलची तोरमताई मारा गया था, क्या यह हमारे लिए मसला नहीं बनेगा? अरतुल साहब कहते हैं, बरके खान एक आदिल और ईमानदार हुक्मरान हैं, लेकिन उनके एलची की मौत एक अहम मसला है। इस बारे में उन्हें वजाहत देना और आमादा करना आसान नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी उन्हें हकीकत बताना है, बाकी अल्लाह हमारी मदद करेगा अब्दुर्रहमान, चलो चलें। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहां बरके खान शिकार में मसरूफ़ था। उसके कुछ खास आदमी भी साथ थे। फिर एक आदमी कहता है, मुझे माफ़ करना मेरे खान, हम तकरीबन 1 माह से अपनी फ़ौज के साथ शिकार कर रहे हैं। जब शिकार के लिए इतने सारे जानवर मौजूद हैं तो आप सिर्फ कौवों का शिकार क्यों करते हैं? इतने में एक सिपाही कौवा ले आता है। बरके खान उसे पकड़कर कहता है, यह कौवा एक निकाल है कियात, ये भेड़िए की आवाज़ निकाल सकता है, शेर की आवाज़ निकाल सकता है, हत्ता कि एक इंसान जैसी आवाज़ निकाल कर शिकारी को धोखा दे सकता है। जब ये खतरनाक शिकारी को देखता है तो फ़ौरन किसी शिकारी जानवर की आवाज़ बना लेता है, फिर दूसरे खतरनाक जानवर उसकी आवाज़ सुनकर शिकारी को मार देते हैं। इस तरह यह कौवा शिकारी से भी बच जाता है और फिर उसकी लाश को भी खाता है। इसलिए पहले हमें जंगल से इनको ख़त्म करना होगा ताकि शिकार करते वक्त हम खुद शिकार ना बन जाएं। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, मेरे खान, सल्जूक सरजमीनों से कुछ मुसाफिर आए हैं आपसे मिलने के लिए। काई कबीले के सरदार अरतुल साहब हैं। बरके खान कहता है, लाजमी कोई बहुत अहम मामला है कि अरतुल साहब खुद यहाँ आए हैं, अरतुल साहब को मेरे खेमे में ले आओ। यह सुनकर सिपाही चला जाता है। फिर बरके खान कहता है, गुफ्तगू के दौरान तो मेरे साथ होना कियात। यह कहकर वो वापस खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तैमोके के पास उमर कबीले के बहुत सारे सिपाही पहुंच चुके थे। तैमोके कहता है, काई वालों ने तुमसे तुम्हारा सरदार छीन लिया और अब उन्होंने सोना भी चोरी कर लिया जो तुम्हारे कबीले को अमीर बना सकता था। क्या हम काई वालों से हिसाब लेंगे? सब आदमी कहते हैं, हाँ, अरतुल मौत का हकदार है, हम अपने सरदार का इंतकाम लेंगे। इसी दौरान तुर्गत इलबिलगे और उनके सिपाही छुप कर ये सब देख रहे थे। तुर्गत आहिस्ता से कहता है, यह सब मुगलों की बाकियात हैं, लेकिन सिरमा खातून का इनके साथ क्या काम है? इलबिलगे कहती है, अगर वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ी है तो वो इसकी कीमत चुकाएगी। दूसरी तरफ आरिक बुका भी बरके खान के इलाके में पहुंच चुका था। इतने में एक बुरकापोश शख्स उसके पास पहुंचता है। यह क्या था जो बरके खान का सबसे खास आदमी था, लेकिन असल में मुगलों का जासूस था। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। क्यात कहता है, अरतुल बरके खान से मिलने आया है, तुमने पूरे रास्ते उसका पीछा किया आरिक बुका, बताओ मुझे क्या हुआ है? आरिक बुका कहता है, अरतुल तुम्हारे बारे में जानता है, लेकिन डरो मत, वो तुम्हारा नाम नहीं जानता, अब एहतियाती तदाबीर लेना तुम्हारा काम है। क्यात पूछता है, क्या तुमने वो सोना हासिल कर लिया है जो बरके खान ने अरतुल की तरफ भेजा था? आरिक बुका कहता है, हाँ, हमने सारा सोना हासिल कर लिया है और तोरमताई मारा गया है। क्यात कहता है, तो बरके खान का एलची मारा गया और सोना चोरी हो गया,
यह बरके खान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बरके खान इस इत्तेहाद को बहुत संजीदा ले रहा था। अगर अभी भी उसने अर्तुगरुल पर एतमाद किया तो फिर एक ही चारा बचता है, अर्तुगरुल और बरके खान की मौत। आरिक बुका कहता है, मैं खुद यहाँ अर्तुगरुल को मारने आया हूँ, तुम बरके खान को संभाल लो, यही काफ़ी है। इसके बाद क्यात वापस चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके साथी निकलकर सामने आ जाते हैं। तुर्गत कहता है, उमर कबीले के सिपाहियों, हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। ये आदमी मंगोल है, आप लोग जानते हो कि मंगोलों के साथ मिलकर काम करने का अंजाम क्या होता है। फिर बिल्के कहती है, अपने सरदार की तरह गद्दार बांधकर मत मरो, हथियार फेंक दो। यह सुनकर कुछ सिपाही तैमूगे को छोड़कर उनकी तरफ आ जाते हैं। फिर तैमूगे कहता है, क्या तुम लोग इस औरत की बात सुनोगे जिसने तुम्हारे कबीले को धोखा दिया, या फिर अपने सरदार का इंतकाम लोगे? यह सुनकर वो हमला कर देते हैं। इसके बाद बरके खान के पड़ाव का मंजर सामने आता है। बरके खान अपने खेमे में नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वो खड़ा हो जाता है और दोबारा अपनी टोपी वगैरह पहन लेता है। इतने में क्यात इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है। बरके खान पूछता है, तुम कहाँ थे क्यात? शिकार साल में सिर्फ एक बार होता है, तुम्हें इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। क्यात कहता है, रियासत के मामलात मेरे खान, जिस आदमी ने रियासत की खातिर अपने आप को वक्फ कर दिया हो वो कभी भी सुकून से नहीं बैठ सकता। बरके खान कहता है, हमारी रियासत के लिए तुम सूरज की एक किरण की तरह हो क्यात। क्यात कहता है, शुक्रिया मेरे खान, मैं यहाँ आपको उस खबर के बारे में आगाह करने आया हूँ जो अभी अभी अनातोलिया से मुझे मिली है। आपने जो मदद अर्तुगरुल साहब की तरफ भेजी थी वो उलागू खान की आदमियों ने जब्त कर ली है। यह सुनकर बरके खान गुस्से में पूछता है, कैसे हुआ ये? क्यात कहता है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन लाजमी अर्तुगरुल ने यह मामलात ख़राब किए हैं, इसलिए वो यहाँ आया है। उसने हमारी साख तबाह कर दी है मेरे खान। तोरमताई के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका अंजाम भी ऐसा ही ना हो। बरके खान कहता है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा कोई गड़बड़ है। क्यात कहता है, इस सब के बाद मैं शक में पड़ गया हूँ मेरे खान, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको कैसे बताऊँ। बरके खान कहता है, बताओ क्यात, तुम जानते हो कि मैं तुम पर एतबार करता हूँ, तुम मुझे हर चीज़ बता सकते हो। क्यात कहता है, अनातोलिया के तुर्कों के साथ ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे खान। वो सिर्फ अपनी जानें बचाने की खातिर ये इत्तेहाद चाहते हैं, हत्ता कि वो सोने की भी हिफाजत नहीं कर सके जो आपने मदद के तौर पर भेजा था। उलागू खान की फ़ौज के खिलाफ ये कैसे लड़ेंगे? ये आदमी हमें दलदल की तरफ ले जाना चाहते हैं खान। यह सुनकर बरके खान सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान बाहर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही पहुंच जाते हैं। एक सिपाही अंदर आकर बरके खान को बताता है कि अर्तुगरुल साहब आ गए हैं मेरे खान। बरके खान गुस्से में कहता है, मेरे मुलाजमों को अंदर बुलाओ और अर्तुगरुल साहब को भी अंदर लाओ। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। बरके खान आपका इंतज़ार कर रहे हैं अर्तुगरुल साहब। अंदर आकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं आदिल और शानदार बरके खान को सलाम करता हूँ। बरके खान हल्का सा सारे लाता है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सूरज हमेशा आपकी रियासत पर चमकता रहे खान। जालिमों के खिलाफ हमारे इत्तेहाद को पक्का करने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बरके खान कहता है, अनातोलिया की क्या सूरत हाल है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अनातोलिया एक बड़ी जंग के इंतज़ार में है। तमाम कबीले उलागू खान की फ़ौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने मंगोलों को घेर लिया है। बरके खान कहता है, लेकिन मुझे तो अनातोलिया से कुछ और ही खबरें मिली हैं। उलागू खान के आदमियों ने वो सोना जब्त कर लिया है जो मैंने भेजा था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे आदमी सोना वसूल करने के लिए गए थे और हम पहले से आगाह थे कि उलागू खान के आदमी जाल बिछाने वाले हैं और हमने एहतियाती तदाबीर ले ली थी। यह सुनकर क्यात कहता है, लेकिन हमें तो इसके बरक्स खबर मिली है कि सारा सोना दुश्मन के हाथ में चला गया है। फिर बरके खान कहता है, तो सोने का मामला एक मुहम्मा बन गया है और मेरे एलची तोरमताई की क्या खबर है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं तोरमताई से मिला था, लेकिन उलागू खान के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया था। बदकिस्मती से तोरमताई फौत हो गया है। बरके खान गुस्से में कहता है, तो फिर आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं यहाँ आपको हकीकत बताने आया हूँ। मुझे पता चला है कि इन सारे वाक़यात के पीछे एक काला बादल है और हमें लाजमी उस काले बादल को बेनकाब करना होगा। बरके खान गुस्से में कहता है, सोने की हिफाजत करना और एलची को सही सलामत वापस भिजवाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम उसमें नाकाम हो गए। अब बात करने के लिए क्या बचा है? और ये काला बादल क्या है? अब ये इत्तेहाद में कैसे कायम रख सकूँगा? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इन वाक़यात के पीछे लोग बिल्कुल यही चाहते हैं कि ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाए। मैं खुद यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपसे उस मामले पर बात कर सकूँ जिसमें आपकी ज़ात शामिल है। बरके खान कहता है, तो फिर मुझे बताओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यह खसूसी बात है, मैं सिर्फ अकेले में यह बात आपको बता सकता हूँ।
यह सुनकर कियात कहता है, अगर आपने अकेले में इनसे माफ़िया मांगनी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अरतुल साहब। हम यहाँ जंग के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है। अरतुल साहब कहते हैं, आप बरके खान के सबसे काबिल एतबार वज़ीर हो, आप मुझे वो बात करने से क्यों रोक रहे हो जो आपके खान और आपकी रियासत के लिए बहुत अहम है। कियात कहता है, मैं बेहुदा अल्फाज से खान का वक्त ज़ाया नहीं करवाना चाहता। यह सुनकर बरके खान कहता है, खामोश हो जाओ। फिर अरतुल साहब कहते हैं, अगर आप चाहें तो अभी मुझे वापस भिजवा कर ये इत्तेहाद ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों पर एक जिम्मेदारी है कि हमने आलम इस्लाम और मजलूमों को आज़ाद कराना है और इस इत्तेहाद के बगैर हम इस जिम्मेदारी में नाकाम हो जाएंगे। अब फैसला आपका है। थोड़ी देर सोचने के बाद बरके खान कहता है, हर कोई बाहर निकल जाए, मैं अरतुल साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ।